नमस्कार, सभी सुनने वालों का स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानूनी मामले पर बात कर रहे हैं जो अहम है, खासकर उन परिवारों के लिए जो अचानक किसी अपने को खो देते हैं। हाँ, ये मामला जुड़ा है नौकरी के नियमों से और उस मुश्किल वक्त से जब कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाए। बिल्कुल। और तब क्या होता है जब मदद के नियम ही बदल जाए? वही तो, इसी पर आज हम गहराई से बात करेंगे। हमारा आधार है राजस्थान हाई कोर्ट का एक फैसला, विनोद कुमार शर्मा बनाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। अच्छा, तो आज का हमारा मकसद क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई, जब एक तरफ अनुकंपा नियुक्ति की पुरानी पॉलिसी हो, मतलब नौकरी देने वाली, हाँ, और दूसरी तरफ एक मुश्त रकम देने की नई पॉलिसी आ जाए, तो कोर्ट कैसे तय करती है कौन सा नियम चलेगा, वो जो घटना के वक्त था या नया वाला? यही गुत्थी है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। कुमार शर्मा से उनके पिता श्री प्रकाश चंद्र शर्मा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में काम करते थे। SBBJ कह लेते हैं इसे आसानी के लिए। दुख की बात है कि 23 जून 2004 को जब वो सर्विस में ही थे, उनका देहांत हो गया। और ये जो सर्विस में मृत्यु या डाइंग इन हार्नेस कहते हैं, इसका मतलब साफ है कि वो नौकरी करते हुए गुजरे, रिटायर नहीं हुए थे। हाँ, और इसी आधार पर परिवार उम्मीद करता है कि संस्था नियमों के तहत कुछ मदद करेगी। बिल्कुल। तो जून 2004 में जब श्री शर्मा का निधन हुआ, SBBJ में एक पॉलिसी थी। हाँ, उस वक्त थी। उसके हिसाब से अगर कर्मचारी की सर्विस में मौत होती है तो परिवार के किसी योग्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी मिल सकती थी। एक तरह का सहारा उस मुश्किल वक्त में। बिल्कुल। और विनोद कुमार शर्मा के परिवार ने इसी पॉलिसी के तहत नौकरी के लिए अप्लाई भी किया। हाँ, लेकिन यहीं पर कह सकते हैं पेंच फंसा। हाँ, कैसे? देखिए, जब परिवार का आवेदन बैंक देख ही रहा था, तभी दिसंबर 2005 में SBBJ एक बिल्कुल नई स्कीम ले आया। अच्छा। नाम था एक मुश्त अनुग्रह राशि योजना, मतलब एक्स ग्रेशिया लमसम स्कीम। इसमें नौकरी नहीं बल्कि एक तय रकम, एक मुश्त पैसा देने का प्रावधान था। ओह, तो नौकरी की जगह पैसा। पर इसमें ऐसा क्या खास था जिससे ये पूरा मामला खड़ा हो गया? कोई क्लॉज 14 का जिक्र आता है? हाँ, वही सबसे बड़ा पॉइंट है। इस नई स्कीम जो 2005 में आई, उसके क्लॉज 14 में साफ साफ लिखा था। क्या लिखा था? कि ये नई स्कीम उन सभी आवेदनों पर भी लागू होगी जो इसके आने की तारीख यानी दिसंबर 2005 तक बैंक में पेंडिंग थे। क्या मतलब, पुराने केस पर भी? हाँ, इसी को कहते हैं पूर्वव्यापी प्रभाव या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब कानून या नियम आज बना लेकिन लागू पिछली तारीख से होगा, पहले के मामलों पर भी। यही तो असली सवाल खड़ा होता है ना? विनोद कुमार शर्मा के पिता की मृत्यु हुई 2004 में। तब नौकरी वाली स्कीम थी, परिवार ने उसके तहत तरजीह दी। बिल्कुल। लेकिन बैंक 2005 में एक नई स्कीम लाया और कहता है कि ये पुराने पेंडिंग केस पर भी लागू होगी। मतलब अब नौकरी नहीं, पैसा लो। तो कौन सी स्कीम मानेंगे? ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात हो गई। बिल्कुल, यही टकराव का जड़ था। अब देखते हैं बैंक ने कोर्ट में क्या दलीलें दी। हाँ, बैंक के तर्क भी सुनने लायक हैं। पहला तो बैंक ने ये कहा कि शर्मा परिवार ने बाद में, मतलब 2005 की नई स्कीम आने के बाद, उसके तहत पैसा पाने के लिए भी अर्जी दी थी। अच्छा। हाँ, हालांकि बैंक ने फरवरी 2007 में वो अर्जी खारिज कर दी थी और बैंक ने ये भी कहा कि परिवार ने उस खारिजी को कहीं चुनौती नहीं दी। मतलब बैंक ये दिखा रहा था कि परिवार ने नई स्कीम को कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया था। शायद यही जताने की कोशिश थी। दूसरी दलील बैंक ने ये दी कि भाई याचिकाकर्ता एक साथ दो नावों पर पैर नहीं रख सकते। मतलब वो एक तरफ पुरानी स्कीम से नौकरी भी मांगे और साथ ही नई स्कीम से पैसा भी चाहें। ये नहीं हो सकता। वो जो कहते हैं ना, कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड। हाँ, कि आप एक ही मुद्दे पर दो अलग अलग बातें नहीं कर सकते। बिल्कुल। बैंक का कहना था कि ये रवैया ठीक नहीं है। और याचिकाकर्ता विनोद कुमार शर्मा, वो कोर्ट से क्या मांग रहे थे? उनकी याचिका में दो मुख्य बातें थीं। पहली, कि बैंक को आदेश दिया जाए कि उन्हें पुरानी योजना के तहत नौकरी मिले जो उनके पिता की मृत्यु के समय लागू थी। और दूसरी, और अगर वो संभव न हो तो फिर विकल्प के तौर पर नई योजना के तहत जो भी एकमुश्त रकम बनती है वो उनके परिवार को दी जाए। ये तो वाकई एक जटिल स्थिति थी। नियम बदल गए, परिवार की जरूरतें अपनी जगह। हाँ, लेकिन देखिए, ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट का रास्ता दिखाना बहुत मायने रखता है। और यहाँ भी एक बहुत ही अहम केस है, कैनरा बैंक बनाम M महेश कुमार, 2015 का फैसला है ये। हाँ,
हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। ये कैनरा बैंक वाला मामला तो इस केस की कुंजी जैसा है ना? क्या हुआ था उसमें, जरा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मामला लगभग आईने जैसा है। कैनरा बैंक ने भी ठीक एसबीजेजे जैसा ही किया था। अच्छा, हाँ उन्होंने भी। हाँ, उन्होंने भी अपनी पुरानी अनुकंपा नियुक्ति वाली योजना बंद की और एक नई योजना लाई जिसमें एक मुश्त रकम देने की बात थी। और मजे की बात यह है कि उनकी नई योजना में भी वैसा ही क्लॉज था कि वो पिछली तारीख से लागू होगी पेंडिंग केसेस पर भी। एग्जैक्टली, पूर्वव्यापी प्रभाव वाला क्लॉज। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा? ये जो रेट्रोस्पेक्टिव क्लॉज था, इस पर उनका क्या नजरिया था? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर कुछ सिद्धांत तय कर दिए। पहला और सबसे अहम, किसी भी कर्मचारी के परिवार के दावे का फैसला करते वक्त वही योजना लागू होगी जो कर्मचारी की मृत्यु के समय लागू थी। ये सबसे जरूरी बात है। अच्छा, मतलब जिस दिन घटना हुई उस दिन के नियम बाद में बदले हुए नहीं। लेकिन क्यों? बैंक ये नहीं कह सकता कि नई पॉलिसी बेहतर है या सबके लिए बराबर है। अब बहुत अच्छा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी क्यों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, जब किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उस वक्त जो नीति लागू होती है उसके तहत परिवार को कुछ अधिकार या कम से कम एक जायज उम्मीद तो मिल जाती है। उम्मीद तो होती है। हाँ, तो बाद में आया कोई प्रशासनिक आदेश या सर्कुलर, जैसे बैंक की ये नई स्कीम, वो पीछे जाकर यानी रेट्रोस्पेक्टिवली उन अधिकारों या उम्मीदों को छीन नहीं सकता जो पुराने नीति से पहले ही पैदा हो चुके थे। अच्छा, कोर्ट ने कैनरा बैंक केस में साफ कहा कि बैंक का नया सर्कुलर 14 फरवरी 2005 का रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। वो 1993 की पुरानी योजना के तहत मिले अधिकार को खत्म नहीं कर सकता। ये एक तरह से कानूनी स्थिरता और भरोसे का सवाल है। आप बीच खेल में नियम नहीं बदल सकते, खासकर जब किसी का हक जुड़ा हो। ये तो बहुत ही जरूरी बात है। जो अधिकार मिल गया उसकी सुरक्षा, उसे वेस्टेड राइट्स कहते हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल, वेस्टेड राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने एक और पुराने केस का हवाला दिया था, जसपाल कौर बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसमें भी यही था कि दावे का निपटारा उस योजना से नहीं हो सकता जो दावा पैदा होने के बाद लागू हुई हो। टाइमिंग बहुत जरूरी है। और मुझे याद आ रहा है, इसी कैनरा बैंक वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के असल मकसद पर भी जोर दिया था। शायद भवानी प्रसाद सोनकर और उमेश कुमार नागपाल जैसे पुराने केसों का जिक्र था। हाँ, वो भी बहुत जरूरी हिस्सा है इसका। कोर्ट ने बार बार कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति का एकमात्र उद्देश्य है उस परिवार को फौरी तौर पर, मतलब तुरंत, आर्थिक संकट से निकालना जिसके घर का कमाने वाला अचानक चला गया हो। ये पूरी तरह मानवीय आधार पर है। और ये भी कि ये कोई हक या अधिकार नहीं है। मतलब नौकरी पाने के जो आम नियम है, संविधान के आर्टिकल 14 और 16 वाले, बराबरी और योग्यता वाले, हाँ, अनुकंपा नियुक्ति उन नियमों का एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन। एकदम सही कहा। इसीलिए इसे सिर्फ योजना के नियमों के अंदर ही दिया जा सकता है। इसमें परिवार की असल आर्थिक जरूरत देखी जाती है। क्या वो सच में बेसहारा हो गए हैं? और ये नियुक्ति भी आमतौर पर निचले पदों पर होती है, क्लास 3 या 4 में। मकसद परिवार को गरीबी से बचाना है, ना कि मृतक की जगह कोई बड़ी नौकरी देना। तो ये सारे सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिए। अब वापस आते हैं अपने केस पर। विनोद कुमार शर्मा बनाम एसपीबीजे। राजस्थान हाई कोर्ट ने इन गाइडलाइंस को कैसे इस्तेमाल किया? राजस्थान हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कैनरा बैंक वाले फैसले को इस मामले के लिए बिल्कुल सटीक और बाध्यकारी माना। मतलब उसे मानना ही था। ठीक है। उन्होंने तथ्यों को देखा। विनोद कुमार शर्मा के पिता की मृत्यु हुई 2004 में। उस समय एसबीबीजे में अनुकंपा नियुक्ति की योजना थी, सीधी सी बात। इसलिए 2005 में जो नई स्कीम आई पैसे वाली, उसे पिछली तारीख से लागू करके शर्मा परिवार का वो अधिकार नहीं छीना जा सकता जो उन्हें 2004 की नीति से मिला था। तो फिर बैंक की वो दलीलें कि परिवार ने नई स्कीम के लिए भी अप्लाई किया था, या वो ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड वाली बात, उनका क्या हुआ? कोर्ट ने बैंक की इन आपत्तियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। उन्हें अति तकनीकी आपत्तियां कहा, मतलब हाइपर टेक्निकल ऑब्जेक्शंस। हाइपर टेक्निकल इसका मतलब ये कि बैंक छोटी छोटी प्रक्रिया की बातों पर या फॉर्म भरने जैसी चीजों पर ज्यादा अटक रहा था, बजाय के मामले के मानवीय पहलू और कानूनी सिद्धांत पर ध्यान देने के। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि भाई बैंक का अपना रवैया भी तो देखो। जब परिवार ने पैसे के लिए अर्जी दी, जैसा बैंक ने खुद बताया, तो बैंक ने उसे खारिज कर दिया। हाँ। और जब परिवार ने पुरानी नीति से नौकरी मांगी तो बैंक कहने लगा कि नई नीति लागू होगी। कोर्ट को लगा ये क्या बात हुई, ये तो विरोधाभास है। ये तो वाकई अजीब था। बैंक दोनों तरफ से नो कर रहा था एक तरह से। तो आखिर में हाई कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया, आदेश क्या दिया? हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि इस मामले में वही योजना लागू होगी जो श्री प्रकाश चंद शर्मा की मृत्यु के समय यानी 2004 में लागू थी, और वो थी अनुकंपा नियुक्ति योजना।
अच्छा। इसलिए कोर्ट ने एसबीबीजे को सीधा निर्देश दिया कि वे विनोद कुमार शर्मा के दावे पर 3 महीने के अंदर, ध्यान दें, 3 महीने के अंदर पुरानी योजना के नियमों और शर्तों के हिसाब से विचार करें। और अगर वो शर्तें पूरी करते हैं तो उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। ये फैसला यकीनन विनोद कुमार शर्मा और उनके परिवार के लिए सालों के इंतजार के बाद एक बड़ी राहत लाया होगा। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक और दिलचस्प बात भी है शायद, कुछ बैंकों के बाद में नियम बदलने के बारे में। हाँ, ये भी एक रोचक पहलू है। जिस कैनरा बैंक के फैसले को आधार बनाया गया, उस कैनरा बैंक ने खुद 2014 में और फिर एसबीबीजे ने भी 2015 में कुछ ऐसी योजनाएं दोबारा शुरू की जिनमें किसी न किसी रूप में अनुकंपा नियुक्ति वापस आ गई थी। अरे वाह। हाँ, ये दिखाता है कि शायद बैंकों को भी ये महसूस हुआ कि सिर्फ एकमुश्त पैसा दे देना शायद हमेशा काफी नहीं होता या सही हल नहीं होता। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो इस पूरी चर्चा से, इस केस से हम मुख्य बातें क्या निकाल सकते हैं? सुनने वालों के लिए इसमें क्या खास है? देखिए, निचोड़ ये है कि ये मामला दिखाता है कि हमारी अदालतें रोजगार की नीतियों में जो बदलाव होते हैं उन्हें कैसे देखती हैं, खासकर तब जब ये बदलाव लोगों के मौजूदा हक या उम्मीदों पर असर डालते हों। ये साफ करता है कि नियम बदलने से पहले जो स्थिति थी, अक्सर उसी के आधार पर पुराने मामलों का फैसला होता है। और वो सिद्धांत क्या है जिसे हम यहाँ से लेकर जा सकते हैं? क्या एक लाइन में बता सकते हैं? मुख्य सिद्धांत ये है, किसी घटना के समय, जैसे यहाँ कर्मचारी की मृत्यु, जो नियम या योजना लागू है, आमतौर पर वही उस मामले पर लागू होगी, खासकर अगर बाद के बदलाव से नुकसान हो रहा हो। हाँ बिल्कुल, खासतौर पर तब जब बाद में होने वाले बदलाव से व्यक्ति को मिलने वाला फायदा कम हो रहा हो। जो अधिकार किसी पुरानी नीति से मिल चुका है, उसे बाद की नीति से, खासकर रेट्रोस्पेक्टिवली यानी पिछली तारीख से, छीनना बहुत मुश्किल है। ऐसे बदलावों को अदालतें बहुत सख्ती से देखती हैं। क्यों? क्योंकि ये कानून की निश्चितता और लोगों के भरोसे के खिलाफ जाता है। तो सुनने वालों के लिए ये जानना क्यों जरूरी है? उनकी जिंदगी से इसका क्या लेना देना हो सकता है? देखिए, इसे समझने से हमें ये अंदाजा लगता है कि हमारा कानूनी सिस्टम कैसे बदलती हुई पॉलिसियों और उन पॉलिसियों पर टिके लोगों के हक और उम्मीदों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। ये सिर्फ बैंक कर्मचारियों या सरकारी नौकरी का मामला नहीं है। किसी भी फील्ड में, चाहे वो बीमा हो, पेंशन हो, कोई और सुविधा हो, जहां नियम बदलते हैं, वहां ये सवाल उठ सकता है कि बदलाव कब से लागू होगा, पुराने मामलों का क्या होगा। सही बात है। ये हमें सिखाता है कि किसी भी अधिकार या दावे के लिए घटना का समय और उस समय के नियम कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये जानकारी हमें अपने अधिकारों के लिए ज्यादा अलर्ट बना सकती है। बहुत ही साफ और अहम निष्कर्ष। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल विनोद कुमार शर्मा बनाम स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर मामले पर। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है जिसे शायद हमें सोचने के लिए छोड़ देना चाहिए। हाँ, बताइए। हमने देखा कि कैसे कैनरा बैंक और एसबीबीजे जैसे बड़े बैंक अनुकंपा नियुक्ति और एकमुश्त रकम वाली योजनाओं के बीच झूलते रहे। पहले नौकरी थी, फिर पैसा आया, फिर कुछ बैंकों ने नौकरी को किसी रूप में वापस लाने की सोची। हाँ, ये बदलाव दिखता है। तो ये जो लगातार बदलाव हो रहा है, ये हमें क्या बताता है? शायद ये उस बड़ी सामाजिक और संस्थागत बहस की तरफ इशारा करता है कि अगर किसी परिवार का कमाने वाला सदस्य अचानक नहीं रहता, तो उसकी मदद करने का सबसे सही तरीका आखिर है क्या? नौकरी या पैसा? हाँ, क्या नौकरी देना हमेशा बेहतर है, या एकमुश्त पैसा देना ज्यादा प्रैक्टिकल है, या फिर कोई एक सही तरीका है ही नहीं? और जवाब इस पर निर्भर करता है कि वक्त कैसा है, आर्थिक हालात कैसे हैं, समाज की जरूरतें क्या हैं। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये वो सवाल है जिस पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है।